नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। माय लॉर्ड्स को एक और झटका लगा है और इस बार झटका उनको किसी और ने नहीं, बल्कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ही दिया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि लॉ कमीशन जो है वो भी भूतपूर्व जजेस की ही संस्था है और इस समय कर्नाटका हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर आर अवस्थी उसके चेयरमैन हैं और दो अन्य जजेस जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं। अब हुआ क्या था, अब बताएं आपको। किस्सा जो है वो जाता है पुराने जो चीफ जस्टिस साहब थे, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन साहब। तो एन वी रमन साहब जो थे वो भी बहुत शौकीन थे तलवारबाजी के और पीआईएल जुरिस्डिक्शन में कुछ भी कर गुजरने के लिए आमादा रहते थे। उससे पहले शरद बोबड़े जी थे, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार के कारनामे किए थे। और उसके बाद जब एन वी रमण जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों ना करें। तो उन्होंने क्या किया कि एक सेडिशन का कानून है, आईपीसी की धारा है 124 ए, सेडिशन अर्थात राजद्रोह। राजद्रोह कह लें उसको या देशद्रोह कह लें, तो वो देशद्रोह के लिए सेडिशन की 124 ए धारा है, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई कोई आप ज़बरदस्ती करके, कोई आप बाई फोर्स और हिंसा का उपयोग करते हुए यदि आप सरकार को उखाड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो राजद्रोह की संज्ञा में आता है। तो जो यहाँ की बड़े राजद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, आप जानते हैं उसमें, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं। इन लोगों ने एक डलवाई एक याचिका और वो याचिका क्या थी साहब? वो याचिका थी कि ये देशद्रोह का कानून जो है ये औपनिवेशिक कानून है, तो इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब रमण साहब जो थे, जो वैसे तो अगर उनकी हम आपको इतिहास बताने लगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में लोग कहते हैं भई, और वैसे भी अब वो रिटायर हो चुके तो उनके बारे में कुछ कहने से कोई समस्या नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई ढंग का कोई जजमेंट ही नहीं लिखा। लेकिन वो पहले एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल हुआ करते थे, चंद्रबाबू नायडू के बहुत नज़दीक थे, चंद्रबाबू नायडू की पैरवी से बन गए हाई कोर्ट के जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज तब बने जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सुप्रीम कोर्ट के जज तब बने जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पार्ट हुआ करते थे और मोदी सरकार आई थी तब। तो इसका लाभ उठाते हुए एन वी रमन साहब जो हैं वो बन गए और फिर बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद फिर उन्होंने तलवारबाजी शुरू कर दी, क्योंकि वो थे ही पॉलिटिकल आदमी। और ये कहा कि मैं तो इस लॉ को सस्पेंड करूंगा। अरे भाई, लोगों ने कहा क्या क्या कर रहे हो यार, आज का लॉ थोड़ी है भैया, ये चला आ रहा है 100 साल से ऊपर का पुराना ये कानून है और आज तक चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको केदारनाथ सिंह मामले में इसको डायरेक्ट चैलेंज किया गया था 124 ए को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने इसको वैलिड ठहरा दिया था। तो अब आप इसको किस हिसाब से आप चाहते हैं कि साहब इसको हम खत्म कर दें, रिपील कर दें? लेकिन उस समय उनका उनके कार्यकाल का लगभग अंतिम समय था, तो सरकार ने भी बीच का रास्ता निकाला, सोचा कि क्या है, इसको जाने दो भई, टल्ला मारो। तो टल्ला मारते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं भई, हम आपको ये अंडरटेकिंग देते हैं कि हम इसकी समीक्षा करवाएँगे लॉ कमीशन से, और जब तक इसकी पूरी समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक हम इसमें कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। वैसे भी इसमें बहुत अधिक रजिस्टर होती नहीं है एफआईआर, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है कि 124 ए के प्रोसिक्यूशन के लिए आपको अनुमति लेनी होती है सरकार से, और सरकार की अनुमति के बिना इसमें प्रोसिक्यूशन होता नहीं है। तो वैसे भी जब तक कि सरकार की ओर से सीधे इशारा नहीं हो, तो पुलिस वाले इसमें दाखिल करने से बचते हैं, लेकिन एफआईआर फाइल हो सकती है। अब इस पे जो मुख्य आर्ग्यूमेंट था, वो 2 आर्ग्यूमेंट थे मुख्य, कि साहब की ये तो एक तो ये कॉलोनियल लेगेसी है, यानी कि ये एक
औपनिवेशिक विरासत है, अंग्रेज़ों की विरासत है, इसलिए हमें इसे हटा देना चाहिए। और आपको ये बताएँ कि ये जो लोग जो ये मुद्दा उठा रहे थे ना, वो सारे के सारे दिमाग से आज भी उसी कॉलोनियल लेगेसी का बर्डन ढो रहे हैं, उसी का बोझा ढो रहे हैं गधों की तरह। सारे के सारे। पूरा पंचमक्कार तंत्र जो है, वो भी उसी औपनिवेशिक मासिक मानसिकता से ग्रसित है जिसमें भारतीयता को तुच्छ देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि उनको अपना काम निकालना था, उनको देखना था कि भाई किस तरह से हम सेडिशन से बचते रहें और हरकतें भी करते रहें, इस सरकार को भी हम डॉक में लाते रहें बार-बार, इसको तंग भी करते रहें और हम सेडिशन से भी बचे रहें। तो ये प्ली ली गई और तलवारबाजी करने लगे चीफ जस्टिस साहब, तो सरकार ने ये कहा कि ठीक है, हम इसमें जो है फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, हम इसकी समीक्षा करवाएंगे पूरी, तब तक आप जो है इस पे हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम इसमें कोई एफआईआर नहीं करेंगे। तो फिर लॉ कमीशन को पहले से ही रेफरेंस हो रखा था, तो लॉ कमीशन जो है इसके ऊपर पूरे एक डिटेल फाइंडिंग लेके आया और उसने कहा, जानते हैं क्या कहा? ऐसा झटका दिया माय लॉर्ड्स को कि माय लॉर्ड्स के दिमाग सही हो गए। कौन से माय लॉर्ड? जो रिटायर हो चुके हैं। अब नए माय लॉर्ड्स का नहीं कह रहा मैं, जो इस समय माय लॉर्ड्स हैं, उनका इसमें क्या विचार है वो अभी तक सामने नहीं आया। वो तो जब वे लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अगला एक्शन लेगी तब वो बात सामने आएगी। तो हमारे रिटायर्ड माय लॉर्ड्स के दिमाग निश्चित रूप से इसमें सही हो गए, क्योंकि लॉ कमीशन ने कहा लॉ कमीशन ने कहा कि ये जो कॉलोनियल लेगेसी वाला आर्ग्यूमेंट है, ये बोगस आर्ग्यूमेंट है। क्यों बोगस आर्ग्यूमेंट है? वो बोगस आर्ग्यूमेंट इसलिए है कि हमारा तो पूरा का पूरा कानून का फ्रेमवर्क ही कॉलोनियल लेगेसी है। हमारी आईपीसी ही कॉलोनियल लेगेसी है, सीआरपीसी ही कॉलोनियल लेगेसी है, और एक स्तर पर देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो संविधान है वो ही कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि उसका 80% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और थोड़ा बहुत जो और कानून थे उस समय के उनका ही बनाया हुआ है। 80% तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी पेस्ट है। तो इसलिए ये जो कहा जाता है कि साहब की सर दर्द का इलाज ये है कि आप सर को ही काट दो, ये कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट इसको हटाने के लिए नहीं है। ये इसके चैप्टर 9 के डी में कह दिया लॉ कमीशन ने। और फिर इन्होंने कहा कि रियलिटीज डिफर इन एवरी जुरिसडिक्शन, हर जगह की वास्तविकताएं अलग अलग हैं। भारत की जो वास्तविकताएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। यहाँ आतंकवाद है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, यहाँ पर अन्य तरह के तत्व हैं जो भारत को विखंडित करना चाहते हैं, इसलिए इसको हटाया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। उसके बाद भी ये कहा कि भई एक और आर्ग्यूमेंट आया था कि यहाँ पर चूँकि आतंकवादी निरोधी कानून पहले से बने हुए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नो, आतंकवादी निरोधी कानून और सेडिशन जो है वो अलग-अलग स्पेस में ऑपरेट करते हैं। आतंकवादी निरोधी कानून का होना इसको हटाए जाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। फिर एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि साहब कि ये फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता है। मगर नहीं, फ्री स्पीच पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो पहले से ही आर्टिकल 19(2) जो कि आर्टिकल 19(1)(a) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, उसके एक्सेप्शंस के रूप में आर्टिकल 19(2) जो है वो पहले से ही उपलब्ध है। और उसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस एक एक्सेप्शन पहले से ही दिया हुआ है। उसमें रिलेशंस विद फ्रेंडली कंट्रीज भी दिया हुआ है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर भी दिया हुआ है। पब्लिक ऑर्डर, ये तीनों जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। तो ये तो पहले से ही उपस्थित है, इसलिए ये भी कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के
विरुद्ध है, क्योंकि नेहरू जी हमारे जो थे, वो फर्स्ट अमेंडमेंट के ज़रिए ये 3 एक्सेप्शन पहले ही ऐड कर गए थे, पब्लिक ऑर्डर, रिलेशंस विद फ्रेंडली कंट्रीज़ और इनसाइटमेंट टू वायलेंस। उसके अतिरिक्त और भी हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी भी इसका है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इसका है, तो सारे इसमें जो है, तो सेडिशन इसलिए इस ग्राउंड पे नहीं हटाया जा सकता। और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को सेफगार्ड करने के लिए सेडिशन अत्यंत आवश्यक है। लॉ कमीशन ने यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जुरिस्डिक्शन के भी कानूनों को डिस्कस किया और ये पाया कि उनसे कोई विरोधाभास नहीं बनता। हमारे यहाँ माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म है, मिलिटेंसी एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट है, टेररिज्म जम्मू कश्मीर में है और सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी कि अलगाववाद की, अलग होने की प्रक्रिया की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कंट्री के दूसरे पार्ट्स में। इसलिए ये बिल्कुल किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता कि आप सेडिशन के कानून को हटा दें। अब बताइए, इससे तो बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन ये आवश्यक और कस के बिल्कुल ये कहेंगे कि वो तो इसको हटाने के पक्ष में थे और लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन किया कि जो इसमें मिनिमम 3 साल की सजा है, उसको बढ़ा के 7 साल कर दिया जाए। ये लीजिए, गई भैंस पानी में। पहले तो 3 साल वाले को हटाने चले थे, तो साहब चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दूबे बन के घर को वापस आए। इसके ऊपर जैसा कि लॉ कमीशन ने बहुत विस्तार से इसको एग्जामिन किया और बताया कि भाई सेडिशन वर्सेस फ्री स्पीच की जो बात इन्होंने करी थी, और दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि भाई आप जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि मिसयूज़ की जो बात होती है कि साहब इसका बहुत मिसयूज़ होता है, उस मिसयूज़ को गार्ड करने के लिए आप इसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स लगा लें। और वो सेफगार्ड्स उन्होंने बता दिए कि भाई क्या-क्या आप लगा सकते हैं। और उन्होंने कहा जो इसका डिटेल कहा कि इट मे बी अमेंडेड एज़ फॉलोज़ 124 ए सेडिशन। इसमें इन्होंने ये और भी बताया कि मैं आपको ये पढ़ देता हूँ। प्रोसीजरल गाइडलाइंस बताई कि मिसयूज़ के लिए क्या करना चाहिए। तो मिसयूज़ के लिए उन्होंने कहा कि एन अमेंडमेंट में बी इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो एफआईआर फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 shall be registered unless a police officer not below the rank of inspector conducts a preliminary inquiry on the basis of the report made by the said police officer, the central government or the state government as the cause may be grants permission for registering a first information report। और अभी तक प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन थी, अब ये कर दिया कि नहीं, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी इसमें सैंक्शन की आप बाइंडिंग कर दें, जिससे पुलिस जो है वो लोअर लेवल पे इसका मिसयूज ना कर पाए। इन्होंने इसमें ये भी नतीजा निकाला कि जो भी इसमें मिसयूज की शिकायतें आती हैं, वो नीचे के लेवल के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके कारण आती हैं। और इसको कहते हुए फिर उन्होंने ये कहा कि इसको आप चेंज कर दें और ये लिखें 124 ए सेडिशन may be amended as follows: whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India। मतलब ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। इसको कई बार हमारे जो है स्टेट गवर्नमेंट वाले यूज़ करने लगते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया with a tendency to incite violence or cause public disorder shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with
imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, to which fine may be added or with fine. और इसमें जो 3 explanation थे, disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity. Explanation 2, comments expressing disapprobation of measures the government with a view to obtain their alteration or lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense. ये पहले भी था, ये दोनों पहले भी थे. Explanation 3 में comments expressing disapprobation of the administrative or other actions of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section. ये भी पहले ही था. और एक और ऐड किया उन्होंने, एक्सप्लेनेशन 4, द एक्सप्रेशन टेंडेंसी मीन्स मोर इंक्लिनेशन टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर रादर देन प्रूफ ऑफ एक्चुअल वायलेंस और इमिनेंट थ्रेट टू वायलेंस. प्रूफ नहीं चाहिए. यदि आपको टेंडेंसी मतलब इंक्लिनेशन दिख जाए कि इस तरह का है, तो उसमें सेडिशन बनता है. हमारे टिकैत भाई नोट कर लें, क्योंकि उनकी इस तरह की हरकतें लगातार होती रहती हैं. भाई जी, टिकैत जी, आपकी हरकतें सेडिशन में आ जाएंगी, क्योंकि आप आंदोलन जीवी बन गए हो. आप सदैव जो है यही धमकियां देते रहते हो कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे. और कभी जो है वो बड़े खिलाड़ी आ जाते हैं, कभी मेडल जीतने वाले आ जाते हैं, कभी किसान आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है. तो हमारे टिकैत भाई इसको नोट कर लें. और बाकी जो भी बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, माओवादी, वो भी सब इसको नोट कर लें. तो यूएपीए कंबाइंड विद सेडिशन बहुत तगड़ा मामला हो जाएगा. और सरकार को अब लॉ कमीशन का जब उनको सहारा मिल गया है, तो लॉ कमीशन का सहारा लेते हुए इसको तुरंत प्रभाव से कानून लाकर अमेंडमेंट जैसा कि सजेस्ट किया गया है लॉ कमीशन द्वारा, वैसा लागू कर देना चाहिए. क्योंकि कुछ पार्टियां जो विदेश में जाकर इस तरह की हरकतें करती हैं, जो विदेश में जाके पूरे भारत की अवमानना करती हैं, पूरे भारत के प्रति एक प्रकार की घृणा उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं, उनके विरुद्ध भी ये कानून लागू होना चाहिए. कुछ लोग जो हैं जिन्होंने ये आदत बना ली है कि जो बाहर जाके भारत के प्रति एक प्रकार का माहौल बनाएंगे और पूरे भारत की एक छवि ऐसी बिगाड़ेंगे जिससे कि लोगों में भारत के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो. उनके प्रति भी इस कानून का इस्तेमाल होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. और सेफगार्ड जो है वो अलग से प्रोवाइड कर ही दिए गए, क्योंकि इसमें जब एफआईआर भी नीचे रजिस्टर नहीं हो सकती, एफआईआर के लिए भी सैंक्शन की आवश्यकता है. तो वो जो सैंक्शन दी जाएगी उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि वे जो सैंक्शन है वो प्रॉपर मटेरियल के आधार पर दी गई या नहीं दी गई. तो वो सैंक्शन भी जो सेक्शन 482 है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत एक जुडिशियल इंटरवेंशन का उस वहाँ पर भी एक स्थान रहेगा. तो एडिक्वेट प्रिकॉशंस के साथ में ये राजद्रोह का जो कानून है वो हमारी कानून के अंतर्गत बना रहना चाहिए, ऐसा अब कह दिया है लॉ कमीशन ने. तो जो भी सरकार को थोड़ा बहुत भी हिचक हो रही थी, उस हिचक से सरकार को बाहर निकलना चाहिए और इस पर एक्शन ले लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है. और जिन बड़े माय लॉर्ड ने ये काम किया था, उनका तो बेचारों का बहुत बुरा हुआ. मैं कहूँगा इतना ज़ोर का झटका, और वो भी ज़ोर से नहीं देना चाहिए था. ज़ोर का झटका देना भी था तो धीरे से देते. जय हिंद, वंदे मातरम.